वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन डी को। आपको पता है कि सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 32 के फर्स्ट में कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 होल 7/8 आवर। मतलब कहा गया कि 2 वाटर टैप एक साथ मिलकर के किसी टैंक को 1 होल 7/8 आवर में फिल कर सकते हैं। कहा गया कि द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक 2 आवर लेस देन द टैप विथ स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब कहा गया कि जिस टैप का लॉन्गर डायमीटर है उसको 2 आवर कम टाइम लगता है किसके कंपैरिजन में, तो स्मॉलर डायमीटर वालों के कंपैरिजन में। कहा गया कि फाइंड द टाइम इन विच इस टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको टाइम पता करना है कि कितने टाइम में सेपरेटली फिल करेगा। तो अब इसका मतलब सिंगल सिंगल का फाइंड करना होगा। हम लोग यहां पे फाइंड कर लेते हैं। देखो समझो पहले आप इसको। अब किसी को हम लोग मान लेते हैं स्मॉलर डायमीटर वाले को x आवर लगता होगा। लेट अभी हम लोग a को सॉल्व कर रहे हैं। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, इसको आप x आवर मान लो। अगर इसको x आवर मान लेंगे तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि लॉन्गर डायमीटर वाले को 2 आवर लेस लगता है। इसका मतलब टाइम फॉर लार्जर डायमीटर टैप, यह आपको आ गया x माइनस 2 आवर। ओके, तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो टोटल टाइम देखो आपको दिया गया कितना, 1 होल 7/8। इट मीन्स 8 1 जा 8 और 7 15/8 आवर। अब एक चीज देखो कि टोटल टाइम अगर लगता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को x आवर, तो 1 आवर में कितना पार्ट वो फिल कर देगा टैंक का, तो 1/x। हम लोग यहां से कह सकते हैं पोर्शन फिल्ड इन 1 आवर बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, आ जाएगा 1/x। अब बाय लार्जर डायमीटर टैप, यह आपको आ जाएगा 1/x माइनस 2 आवर। सॉरी, x 1/x माइनस 2 पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आ जाओ। अब देखो स्मॉलर डायमीटर 1/x, लार्जर डायमीटर 1/x माइनस 2, इस दोनों का टाइम। अब टोटल टाइम आपको दिया गया 15/8। इसका मतलब 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 8/15। ये 8/15 कर लो। ओके, अब यहां पे एलसीएम ले लो। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। एक्स से x कैंसिल, ये x माइनस 2 हो जाएगा। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, ये x आ जाएगा और ये 8/15 के इक्वल होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2x और -2 बाय x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये इक्वल आ जाएगा 8/15 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2x माइनस 2 का और 8 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x² माइनस 2x का। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये 30x आ जाएगा और 15 2 जा 30, ये आ जाएगा 8x² माइनस 16x। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8x² माइनस 16x और ये आ जाएगा माइनस 30x और प्लस 30 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x² माइनस 16x और माइनस 30x, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा माइनस 46x और प्लस 30 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के।
आप चाहो तो यहां से 4 कॉमन ले सकते हो, 4 तो नहीं ले सकते कॉमन क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 कॉमन ले लो, 4x स्क्वायर माइनस 23x अब प्लस 15 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 23x और प्लस 15 और ये 0/2 इट मींस 0 आ गया। अब इसको आप मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लो, 15 4 जा 60, 23 जा 60 और 20 में 3 ऐड करने पे 23, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x और प्लस 15 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब 4x को कॉमन ले लो, 4x कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा x माइनस 5, माइनस 3 को कॉमन लेंगे ये आ जाएगा x माइनस 5 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। आपको यहां से एक फैक्टर निकल के आ गया x माइनस 5, अब दूसरा फैक्टर निकल के आ गया 4x माइनस 3 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से जब हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे आपको x 5 के इक्वल आ जाएगा। जब हम लोग 4x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। आपको दो वैल्यू आ गया, एक x5 और एक 3/4। यहां से कितना मिल गया, आपको मिल गया x इक्वल टू 3/4 और 5। अब देखो दो वैल्यू आपके पास आ गया, कितना 3/4 और 5, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3/4 हम लोग नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो अगर यहां पे 3/4 लेने की कोशिश करेंगे तो 3/4 माइनस 2 करने पे आपको आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए आप 3/4 को इग्नोर करो। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं यहां से हेंस ये आपको मिल गया x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 मिल गया, तो अब x इक्वल टू 5 मिल गया, इसका मतलब x माइनस 2 कितना होगा, ये आपको आ जाएगा 5 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं टाइम टेकन पूछा गया था, तो टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, ये आपको आ गया 3 आवर। और इसके बाद टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, ये आपको आ गया कितना, ये 3 और 2 5 आवर आ गया। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बी पे। बी में क्या पूछा गया, तो बी में आपसे पूछा गया है कि टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज, मतलब स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 2 पाइप यूज किया जा रहा है। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज 9 आवर, मतलब कहा गया कि जिसका लार्जर डायमीटर है उसको 4 आवर यूज किया जाता है और जिसका स्मॉलर डायमीटर है उसको 9 आवर यूज किया जाता है। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, सिर्फ और सिर्फ आधा पूल भर पाता है। कहा गया कि फाइंड हाउ लॉन्ग वुड टेक इट फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली if the pipe of smaller diameter take 10 hour more than the pipe of larger diameter to fill the pool, मतलब कहा गया कि अगर अकेले अकेले दोनों पाइप को भरना हो उस पूल को तो कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। और कंडीशन आपको ये दे दिया गया कि लार्जर पाइप को स्मॉलर पाइप के कंपैरिजन में 10 आवर लेस टाइम लगता है, या ऐसे आप कह सकते हो कि स्मॉलर पाइप को 10 आवर मोर टाइम लगता है लार्जर पाइप के कंपैरिजन में। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। यहां पे समझो, आपको टाइम तो किसी का नहीं पता, हम लोग लार्जर पाइप के टाइम को x आवर मान लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप एलोन, ये इसको आप मान लो x आवर, और टाइम टेकन and time taken by a smaller pipe alone, इसको 10 आवर ज्यादा लगेगा, इट मीन्स x प्लस 10 आवर। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे देखो कि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 4 आवर तक जो है वो लार्जर पाइप का यूज किया जा रहा है।
इसका मतलब 4 आवर में लार्जर पाइप कितना पानी भर दिया होगा, तो ये 4/x लीटर। हम लोग लिख सकते हैं वाटर filled by larger pipe running for 4 आवर। तो आपको आ जाएगा 4 और बाई x लीटर। और इसके बाद वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप रनिंग फॉर 9 आवर। ये आपको आ जाएगा 9/x + 10 लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/x अब प्लस 9/x + 10, कंडीशन क्या था कि वाटर प्रूफ हाफ भर गया था, इसका मतलब ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा x × x + 10, x से x को कैंसिल कर लो, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 10 का, x + 10 से x + 10 को डिवाइड करो तो यह आ जाएगा 9x और ये इक्वल हो जाएगा किसके 1/2 के। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x से 4x आ जाएगा, 4 को 10 से 40 आ जाएगा और प्लस 9x और डिवाइडेड बाय x को x से मल्टीप्लाई करने पे x², 10 को x से मल्टीप्लाई करने पे 10x और ये इक्वल आ गया 1/2 के। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 9x + 4x 13x, 13x + 40 और डिवाइडेड बाय x² और प्लस 10x और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 13x + 10, 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x² + 10x। अब 13 2 जा 26x और 10 2 जा 20 और ये इक्वल हो जाएगा x² + 10x। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से एक तरफ कर लो इसको, x² + 10x - 26x - 20 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ये आ जाएगा x² - 16x - 20 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, 21 जा 20, यहां पे कितना आ गया तो 2 से सॉरी ये तो 40 आपको दिया गया ना, तो 42 जा 80, 42 जा 80 और 42 जा 80। ओके, x² - 16x और -80 = 0 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आप कह सकते हो 24 जा 80 और 20 में से 4 माइनस करने पे 16, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है x² - 20x + 4x और -80 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। x कॉमन ले लो x - 20 प्लस 4 कॉमन ले लो x - 20 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। आपको एक फैक्टर मिल गया x - 20 और दूसरा फैक्टर मिल गया x + 4 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां पे देखो कि जब x - 20 0 के इक्वल होगा, यहां से आपको x 20 के इक्वल आ जाएगा। जब x + 4 0 के इक्वल होगा, यहां से आपको x = -4 आ जाएगा। और आपने x किसको माना था, तो आपने x मान रखा है टाइम को। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, टाइम कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। अब टाइम नेगेटिव नहीं हुआ तो फाइनली हमें x = कितना मिल गया 4 मिल गया, 10 x = आपको कितना मिल गया 20 मिल गया। अब x 20 मिल गया तो x + 10 कितना हो गया, x + 10 कहने का मतलब 20 + 10 इट मींस ये आपको 30 मिल गया, 30 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि लार्जर पाइप को कितना टाइम लगेगा सेपरेटली फिल करने में 20 आवर, स्मॉलर पाइप को कितना लगेगा तो 30 आवर। हम लोग कह सकते हैं टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप equals to 20 hour and time taken by a smaller pipe equals to 30 hour। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे।
क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि इन द गिवन फिगर ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, मतलब ओडीसी ये ट्रायंगल और ओबीए ये ट्रायंगल सिमिलर है। कहा गया कि बीओसी अगर 135 का है, ओके, सीडीओ 70 का है, सीडीओ 70 का है, ओके। कह रहे कि फाइंड द एंगल डीओसी, डीओसी कहने का मतलब डीओसी ये एंगल पूछा गया, डीसीओ, डीसीओ ये एंगल पूछा गया, और ओएबी इट मींस ये एंगल आपसे पूछा गया। फाइंड करना है। यहां पे समझो, सबसे पहले देखो आपको और से डीओबी ये एक स्ट्रेट लाइन है, और डीओबी अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं डीओसी और प्लस सीओबी ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहां से आपको आ जाएगा एंगल डीओसी और सीओबी कितना है 135, और ये इक्वल हो जाएगा 180 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं डीओसी इक्वल्स टू 180 माइनस 135, इट मींस ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री का। डीओसी 45 का आ गया। अब आ जाओ ट्रायंगल डीओसी में, इन ट्रायंगल डीओसी में अगर डीओसी की बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इट मींस एंगल डीसीओ प्लस एंगल सीडीओ प्लस एंगल डीओसी, और यह आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी इसको हम लोग लिख सकते हैं डीसीओ प्लस एक 70 है और दूसरा अभी आपने 45 फाइंड किया, और ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। इसको हम लोग लिख सकते हैं डीसीओ प्लस 5 और 7 4 11 इक्वल हो जाएगा 180 के। हम लोग कह सकते हैं डीसीओ इक्वल्स टू 180 माइनस 115, इट मीन 65 आ गया, ओके। अब 65 आ गया और आपको दिया गया कि ओडीसी और ओबीए सिमिलर है। सिंस ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। यहां से एंगल ओएबी इक्वल हो जाएगा किसके ओसीडी के। एंगल ओसीडी इक्वल हो जाएगा एंगल डीसीओ के, ओके। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ओएबी कितना आ जाएगा यहां पे आप इक्वल कर लो पहले एंगल ओएबी, ये इक्वल हो जाएगा ओसीडी और ये इक्वल हो जाएगा डीसी, ओके। यहां से आपको ओएबी कितना मिल गया 65। हम लोग कह सकते हैं हेयर एंगल डीओसी 45 डिग्री, एंगल डीसीओ 65 डिग्री और एंगल ओएबी 65 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। डीसीओ फाइंड कर लिए, ओएबी फाइंड करना था, ओएबी ये भी फाइंड कर लिए, और इसके बाद डीओसी फाइंड करना था, डीओसी ये भी फाइंड कर लिए, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ए बर्ड फीडर ट्यूब हैज अ डायमीटर 8 सेंटीमीटर and height of 28 centimeter. The tube has a 7 circular openings of 2 centimeter diameter each for the birds to eat forms. The tube can hold a maximum of 3 kg of bird food. कहा गया कि if the bird eat an average of 75 gram of food per hour, तो what will be the height of the food in the tube after 5 hours? Show your work.
अब यहां पे समझो आप, हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फीडर ट्यूब। वॉल्यूम ऑफ फीडर ट्यूब अब किस शेप का है? सिलेंडर की शेप का है। फॉर्मूला क्या होगा? पाई स्क्वायर एच होगा, पाई स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई के प्लेस पे 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब देखो डायमीटर आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब रेडियस 4 होगा, तो यहां से 4 × 4 और h कितना आ जाएगा? हाइट आपको दिया गया 28, तो h के प्लेस पे आप 28 ले लो, तो यहां से 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 4 = 16, 4 = 64, 64 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 1408 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो आपको यहां पे कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया कि द बर्ड हैज एन एवरेज ऑफ 75 ग्राम ऑफ फूड पर आवर कितना है? 75 ग्राम। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में यहां पे 5 आवर का पूछा गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। बर्ड इट 75 ग्राम in 1 hour. Birds can eat in 5 hours. कितना आ जाएगा? 75 × 5, इट मीन्स 375 ग्राम आ जाएगा। इतना ग्राम आ गया, कितना? 5 आवर का। अब देखो टोटल कैपेसिटी कितना है, तो टोटल कैपेसिटी आपको दिया गया है 3 kg। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्यूब kg, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3000 ग्राम आ जाएगा। अब आपको यह पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्यूब फीडर या और वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फीडर ट्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ ट्यूब के। इसका मतलब 1408 ये इक्वल आ जाएगा 3000 ग्राम के। या आप इसको लिख सकते हो 375 ग्राम, ये इक्वल हो जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब आफ्टर 5 ईयर, ट्यूब आफ्टर 5 आवर, तो ये आपको आ जाएगा 1408 माइनस 176, इट मीन्स 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच ये इक्वल हो जाएगा 1232 के। अब एच को फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1232, और देखो पाई के प्लेस पे आप चाहो तो यहीं पे 22/7 पुट कर लो, इंटू 7/22 और इंटू 4 अब रेडियस के जगह पे कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर लो। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 हो सकता है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 1, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 4 4 जा 16, 16 7 जा 112। यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 49/2, इट मीन्स 24.5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाइट ऑफ फूड ऑफ ट्यूब आफ्टर 5 आवर, हम लोग कह सकते हैं हाइट
ऑफ फूड इन ट्यूब आफ्टर 5 आवर्स। ये कितना आ गया आपको? 24.5 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहा गया कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मतलब कहा गया क्वेश्चन में कि एक कैनाल के थ्रू जो है वो 6 मीटर वाइड है, जिसका विड्थ 6 मीटर दिया गया और डेप्थ 1.5 मीटर दिया गया। पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फ्लो हो रहा है। कहा गया कि 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा, मतलब कितना एरिया सिंचाई हो पाएगा। इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की जरूरत है तो कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे सबसे पहले आप समझो कि कैनाल का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, या पहले आप एरिया फाइंड कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 10 से, तो वॉल्यूम आ जाएगा। यहां से फॉर कैनाल, अब कैनाल किसके शेप का होगा? क्यूबाइड के शेप का होगा। फॉर कैनाल लेंथ कितना आ गया? तो लेंथ आपको नहीं पता अभी तक, एल को रहने दो। विड्थ आपको पता है, बी कितना आ गया? 6 मीटर। डेप्थ इट मींस हाइट, हाइट कितना आ गया? 1.5 मीटर। स्पीड ऑफ वाटर दिया गया आपको कितना? तो स्पीड ऑफ वाटर दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 मिनट का जो होगा, 1 आवर का जो होगा, यही इसका लेंथ बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ वाटर मूव्ड इन 60 मिनट 10 किलोमीटर आ गया। अब 10 किलोमीटर है तो 1 मिनट का फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ वाटर मूव्ड इन 1 मिनट। अब देखो 1 मिनट का फाइंड करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, इट मींस 10/60। और आपसे 30 मिनट में पूछा गया कितना में? हाउ मच एरिया 30 मिनट, तो 30 मिनट का फाइंड कर लो। लेंथ ऑफ वाटर मूव्ड इन 30 मिनट, ये आपको आ जाएगा कितना? 30/60 इंटू 10। 31 जा 30, 32 जा 60, 25 जा 10, यहां से कितना आ गया? 5 किलोमीटर आ गया। और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको आ गया 5000 मीटर। अब आप वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल फाइंड कर लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, इसका मतलब आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। L के प्लेस पे आ जाएगा आपको 5000 मीटर, B आपको 6 आ गया, और हाइट 1.5 मीटर था। इसको अगर हम लोग इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपको यह पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल ये इक्वल किसके हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एरिया इरिगेटेड। ये दोनों, तो जितना इसका पानी होगा उतना ही पानी खेत में गया होगा। बातें समझ में आ रही है? तो आप डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, और ये इसके किसके इक्वल होगा? तो एरिया इंटू। अब यहां पे क्वेश्चन में देखो कि आपको दे दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, इसका मतलब हाइट कितना आ जाएगा? 8। तो अगर हम लोग एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो कि ये सारा का सारा एरिया आपको मीटर में दिया गया था, और ये 8 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना एरिया इरिगेटेड हो पाएगा, तो एरिया आप यहां से पता कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, और इंटू में आ जाएगा 100, और डिवाइडेड बाई 8, और ये इक्वल आ जाएगा किसके? एरिया के। अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट रिमूव करेंगे 0 आ जाएगा। अब 24 जा 80, 25 जा 100,
2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 से इसको करेंगे 2500 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 5 से 75, 75 को 3 से 225, 225 को 25 से और इस पे डबल जीरो पुट कर लो, तो ये आपको कितना आ गया? तो ये आपको आ गया एरिया इक्वल्स टू 5625 00 मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5.625 इंटू 1 2 3 4 5, इट मीन्स 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई?